अभी ये जो मीटिंग शुरू हुई है रात से, आई मस्ट से कि मैं बड़ा सरप्राइज था जितना कि रेड कार्पेट रोल आउट किया गया प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। क्योंकि पिछले एक साल में तो इतनी एनिमोसिटी रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान, और रिसेंटली भी ये यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, कि बड़ा ही वार्म और बड़ा ही एक कलरफुल रिसेप्शन प्रेसिडेंट ट्रम्प को दिया गया। मैं उससे यही सोच रहा था कि चाइना ये क्यों कर रहा है, हालांकि पिछले 6 महीने में अमेरिका ने चाइना के दो एलाइज जो हैं वो तबाह कर दिए हैं, एक वेनेजुएला, दूसरा ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो चाइनीज जो हैं वो आपको पता है कि वो बड़े नॉन कॉन्फ्रंटेशनल कौम है, वो अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करना चाह रहे हैं, उनका कोई मूड नहीं है लड़ाई का। तो खैर वो उनके हैंडशेक के ऑप्टिक्स बड़े मजेदार थे, वो हाथ एक दूसरे से मिला तो रहे थे, लेकिन शी साहब की कोशिश थी कि वो जल्दी अपना हाथ छुड़वा लें उनसे, जो कि ट्रम्प साहब छोड़ नहीं रहे थे। और सेकेंडली जैसे मुझे ये लग रहा है कि शी साहब ज्यादा बातें कर रहे हैं और ट्रम्प साहब ज्यादा सुन रहे हैं, एंड वो अपना मौकफ ज्यादा पेश कर रहे हैं जो चाइनीज हैं कंपेयर टू द अमेरिकन्स। इसमें जाहिर है, जैसा डॉक्टर औरंगजेब ने भी आपको बताया कि रिपोर्ट्स यही हैं कि जो ताइवान के बारे में बात हुई है वो थोड़ी सी सख्त हुई है इस दफा फ्रॉम चाइना, क्योंकि कभी ऐसी बात करते नहीं है। बट दे हैव सेड कि इफ दिस इशू ऑफ ताइवान गेट्स बियॉन्ड देयर कॉम्प्रिहेंशन तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं। ये कभी पहले आपने जो है चाइना को अमेरिका को कहते हुए नहीं सुना होगा। सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू। डॉक्टर साहब, आई डोंट थिंक के इतने क्लोजली लिंक्ड हैं चाइना और ईरान, स्पेशली ओपनली। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों में, स्पेशली डिफेंस एरियाज में तो उनका आपस में एग्रीमेंट है और काफी उन्होंने एक दूसरे को हेल्प किया है। इनफैक्ट चाइना ने सैटेलाइट इमेजरी और सेंसिटिव साइट्स को आइडेंटिफाई किया है, और ऑब्वियसली मिसाइल प्रोग्राम के अंदर भी ओवर अ लॉन्ग टर्म दे विल हेल्प। बट अगेंस्ट ट्रम्प वो इतना ओपनली वो कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। एक्चुअली ईरान जो है ना, इट वांट्स टू रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। ये आप देखें कि इट्स अ वेरी एंशिएंट सोसाइटी, और वो चाहते हैं कि हम इस किस्म की कोई हरकत ना करें जिससे हमारे एलाइज भी जो हैं वो खफा हों। सो अभी दे डोंट वांट टू बी इन द लाइमलाइट, दे वांट ट्रम्प एंड जी टू बी इन द लाइमलाइट। आपने नोटिस किया होगा कि इनको रिसीव करने वो जी साहब खुद नहीं आए, उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा इनको रिसीव करने के लिए। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स और हमारे साथ है हमारा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स। सो दिस शुड सफाइस टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर औरंगजेब सिद्दीक मान साहब, नदीम खान साहब, इज्जत सैयद साहब। इसके अलावा इनके अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज हैं जो हम आपके साथ पहले शेयर करते रहे हैं। इज्जत सैयद साहब एक्स प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। नदीम खान साहब एज अ बैकग्राउंड इन एडवर्टाइजिंग और पॉलिटिकल एनालिस्ट, और डॉक्टर औरंगजेब इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन अब हमारे साथ इनका चौथा प्रोग्राम है, तो वी हैव अ कॉमन आइडेंटिटी ऑफ एनालिस्ट, पैनल ऑफ एनालिस्ट विद अस। डॉक्टर औरंगजेब, आज आपने लाहौर प्रेस क्लब में एक तकरीब का एहतमाम किया, वहाँ पे यू मेड अ फायरी स्पीच जो कि इज्जत साहब ने और नदीम साहब ने हमारे साथ शेयर की है। तो दो चीजें हैं आज हमारे पास मेन्यू में। नंबर वन तो जो बीजिंग में हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है, और CNN ने उसे लिखा है मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल मीटिंग बिटवीन द टू। और यहाँ पे जो इनका एजेंडा आइटम्स हैं उसमें AI काउंसिल की बात कर रहे हैं कि कोई ये बनाएंगे US और चाइना मिलके। फिर इनके पास ताइवान का इशू है, एंड देन दे हैव स्टेट ऑफ एड का तो इशू चल ही रहा है। सो हाउ डू यू सी दिस गोइंग? उसके पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, जरा इस पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा US को देखता रहा है अपनी डायरेक्शन के लिए। तो इफ नाउ US एंड चाइना आर एट पार सिटिंग टुगेदर, तो हमारे लिए क्या इसमें इशारे हैं, क्या हिकमत है हमारे लिए इसमें? डॉक्टर
प्लीज गो अहेड। अभी ये जो मीटिंग शुरू हुई है रात से, आई मस्ट से कि मैं बड़ा सरप्राइज था जितना कि रेड कार्पेट रोल आउट किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, क्योंकि पिछले एक साल में तो इतनी एनिमोसिटी रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान, और रिसेंटली भी ये यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, कि बड़ा ही वार्म और बड़ा ही एक कलरफुल रिसेप्शन प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया गया। तो मैं उससे यही सोच रहा था कि चाइना ये क्यों कर रहा है, हालांकि पिछले 6 महीने में अमेरिका ने चाइना के 2 एलाइज जो हैं वो तबाह कर दिए हैं, एक वेनेजुएला, दूसरा ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो चाइनीज जो हैं वो आपको पता है कि वो बड़े नॉन कॉन्फ्रंटेशनल कॉम है, वो अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करना चाह रहे हैं, उनका कोई मूड नहीं है लड़ाई का। तो वो दे सीम टू बी ऑलमोस्ट सकिंग अप टू द यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ, लेकिन वो उसको वार्म वेलकम दे के साथ ही मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सकिंग अप बट नॉट एंटायरली सकिंग अप। साथ ही प्रेसिडेंट शी ने जो है वो बता दिए ट्रंप को कि ताइवान के ऊपर जो है अगर आपने अपनी यूजुअल थिएट्रिक्स की तो इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। सो बड़ा रिस्पॉन्स, आई थिंक चाइना एज यूजुअल अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, and they are trying to tell Trump they're trying to tell him that look, you are the leader of the greatest power on the planet, so we are going to treat you like that, but at the same time you should also start to behave like one. ये मुझे लगता है, मेरी रीड ऑन द विजिट सो फार ये है कि बड़े मीठे किंग चार्ल्स ने बड़े मीठे तरीके से वो मीठी चुरी में कांग्रेस के एड्रेस में ट्रंप को सुनाया, इसी तरह प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं वो भी यही कर रहे हैं फिलहाल। राइट नदीम खान साहब, ये अल्फाज जो हैं इन्होंने अदा किए हैं, डोंट मैस इट अप, ताइवान के मामले के ऊपर उनका डोंट मैस इट अप। तो अब यह है कि इससे क्या मतलब, जैसा उनका अराइवल हुआ, जैसा हैंडशेक हुआ, अब जैसी ये हमें लैंग्वेज सामने आ रही है, इससे क्या लग रहा है कि अब अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा जो कभी होता था? बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। एक तो खैर वो उनके हैंडशेक के ऑप्टिक्स बड़े मजेदार थे, वो हाथ एक दूसरे से मिला तो रहे थे, लेकिन शी साहब की कोशिश थी कि वो जल्दी अपना हाथ छुड़वा लें उनसे, जो कि ट्रंप साहब छोड़ नहीं रहे थे। और सेकेंडली जैसे मुझे ये लग रहा है कि शी साहब ज्यादा बातें कर रहे हैं और ट्रंप साहब ज्यादा सुन रहे हैं, एंड वो अपना मौक़िफ़ ज्यादा पेश कर रहे हैं जो चाइनीज हैं कंपेयर टू द अमेरिकन। इसमें जाहिर है, जैसा डॉक्टर औरंगजेब ने भी आपको बताया कि रिपोर्ट्स यही हैं कि जो ताइवान के बारे में बात हुई है वो थोड़ी सी सख्त हुई है इस दफा फ्रॉम चाइना, क्योंकि कभी ऐसी बात करते नहीं है, बट दे हैव सेड कि इफ दिस इशू ऑफ ताइवान गेट्स बियॉन्ड देयर कॉम्प्रिहेंशन तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं। ये कभी पहले आपने जो है चाइना को अमेरिका को कहते हुए नहीं सुना होगा। सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू। लेकिन साथ ही उन्होंने एक कैरेट भी उनके आगे डेंगल कर दिया है कि जी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो वनरेबल हो गई है तो हम अमेरिका से ऑयल लेने के लिए भी देख सकते हैं। सो दैट्स वन ऑप्शन दे आर गिविंग अमेरिका आल्सो, सॉर्ट ऑफ अ कैरेट, कि मतलब आप हमारे साथ ताइवान पे कोऑपरेट करें तो हम आपके साथ आपके ऑयल लेने में कोऑपरेट कर सकते हैं। So lots of things are going on right now. It's going to be another 2-3 days, I suppose, जिसमें आपको actually clear होगा. But मुझे लग रहा है कि China is dictating and America is listening. Okay, इज़्ज़त साहब, ये इन्होंने कहा, लीडर्स ने आपस में जो बात की, उन्होंने कहा कि ईरान एट द सेम टाइम आज ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने जाने भी दिया, तो इसका मतलब है कि ईरान जो है बहुत क्लोजली मैसेजेस रिसीव कर रहा है। और ईरान इससे ऑब्वियस नहीं हो जाता कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था वो चाइना की मर्जी से बंद हुआ था, चाइना के कहने पे ईरान ने खोल दिया है। सो हाउ डू यू सी दिस लिंक?
डॉक्टर साहब, आई डोंट थिंक के इतने क्लोजली लिंक्ड हैं चाइना और ईरान, स्पेशली ओपनली। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली डिफेंस एरियाज में तो उनका आपस में एग्रीमेंट है और काफ़ी उन्होंने एक दूसरे को हेल्प किया है। इनफैक्ट चाइना ने सैटेलाइट इमेजरी और सेंसिटिव साइट्स को आइडेंटिफाई किया है, और ऑब्वियसली मिसाइल प्रोग्राम के अंदर भी ओवर अ लॉन्ग टर्म दे विल हेल्प देम। बट अगेंस्ट ट्रम्प वो इतना ओपनली वो कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। एक्चुअली ईरान जो है ना, इट वांट्स टू रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। ये आप देखें कि इट्स अ वेरी एंशिएंट सोसाइटी, और वो चाहते हैं कि हम इस किस्म की कोई हरकत ना करें जिससे हमारे एलाइज भी जो हैं वो खफा हों। सो अभी दे डोंट वांट टू बी इन द लाइमलाइट, दे वांट ट्रम्प एंड जी टू बी इन द लाइमलाइट। आपने नोटिस किया होगा कि इनको रिसीव करने वो जी साहब खुद नहीं आए, उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा इनको रिसीव करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो मीटिंग हो रही है, इन माय ओपिनियन, इसमें कोई स्ट्रेटेजिक गेन्स किसी को नहीं हासिल होंगे। टैक्टिकली आई थिंक दे आर बोथ लुकिंग फॉर टैक्टिकल गेन्स, और प्राइमरी टैक्टिकल गेन जो है वो ये है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का और वेस्ट का, वो पिछले 1-1.5 साल से जो चाइनीज प्रोग्रेस है उसको बड़ा अलार्मिंगली पोर्ट्रे कर रहा है अपने मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में। और आप उनके आर्टिकल्स देखें, एडिटोरियल्स देखें, तो बिल्कुल जो सोवियत यूनियन के टाइम पे जिस किस्म की रेटरिक अमेरिकन और वेस्टर्न प्रेस में आया करता था, अब भी आपको नजर आएगा चाइना के बारे में वो आता हुआ। अब बेसिकली चाइना इज इकोनॉमिक सुपर पावर, जो कि रशिया, सोवियत यूनियन नहीं था। एंड आई थिंक द अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस हैं at top people, they understand that there is an edge that China has over Russia. Russia wasn't exporting goods and services to the West, whereas China is. तो इसका मतलब है म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं सारे मुल्क एक दूसरे के ऊपर, वेयर्स रशिया के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंस थी वेस्ट की। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये टैक्टिकल गेन्स के लिए ये मीटिंग्स होंगी, इसमें कोई भी लार्ज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स नहीं होंगे। चाइना कोशिश करेगा स्टेबलाइज करने की सिचुएशन को, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दे विल प्ले अ पॉजिटिव रोल। आई थिंक वो कहेंगे अब एट द एंड ऑफ दिस के उनको कहेंगे कि जनाब आप ये ख़त्म करें जो आपने एम्बार्गो किया हुआ है, अमेरिका को भी कहेंगे कि आप ख़त्म करें। तो आई सपोज ऑफ रैम्प ये ट्रम्प के लिए अच्छा है कि जी के कहने पे वो ये ख़त्म करें, रादर देन हमारे फील्ड मार्शल साहब के कहने पे वो करे, क्योंकि वो अग्री नहीं कर रहा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ईरान। एंड आई डोंट थिंक कि अमेरिका चाहता है कि उसी किस्म की जो JCPOA साइन किया था एग्रीमेंट, उसी किस्म की दोबारा कोई एग्रीमेंट हो जाए, उसमें ऑब्वियसली रिपब्लिकन्स को बड़ा नुकसान होगा। बट आई थिंक आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिएटर का रोल है वो चाइना शिफ्ट हो जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा? नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन ट्रम्प को एक बेहतर स्टेबलर ऑफ रैंप मिलेगा अगर वो जी साहब के कहने के ऊपर वो ये इस चीज को खत्म करें। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में ये इसलिए बेहतर है कि चाइना जो पाकिस्तान इन्वेस्ट करना चाहता है, चाइना पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में वो ग्रेटर कंट्रोल करना चाहता है सिचुएशन को, अमेरिका भी उसके ऊपर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा। तो आई थिंक अगर चाइना और अमेरिका के कोई एग्रीमेंट होता है ओवर ईरान, तो पाकिस्तान के लिए गैस और फ्यूल लेना थ्रू ईरान विल बी इजियर, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल अपस्ट्रीम विल बी इजियर, एंड आई थिंक कि ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी क्योंकि ऑयल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, ऑयल प्राइस के ऊपर, तो अगर रेट्स रिड्यूस होते हैं तो पाकिस्तान का काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें। तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान का अगर वो किसी भी इशू पे एग्री करते हैं तो पाकिस्तान का इसमें चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से बहुत फ़ायदा होगा। बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट दिया है डॉक्टर औरंगजेब इन्होंने, रजा साहब ने, कि ये इनको रिसीव करने प्रेसिडेंट शी खुद नहीं आए एयरपोर्ट पे, जबकि 2024 में जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आए थे तो वो खुद गए थे रिसीव करने उनको एयरपोर्ट पे। तो इससे आपको रिलेशनशिप डायनामिक्स क्या नजर आती हैं? व्हाट इज द डिप्लोमेटिक मैसेज सेंट टू द अमेरिकन्स? I don't think we should read too much into the optics of that, to be very frank, because जो फॉर्मल रिसेप्शन थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की
वो एयरपोर्ट पर नहीं थी। जो एयरपोर्ट पर तो सिर्फ उनको एक सॉर्ट ऑफ वेलकम एक ब्रीफ सी वेलकम दी गई थी, लेकिन जो फॉर्मल रिसेप्शन और गार्ड ऑफ ऑनर और डेलीगेशन से इंट्रोडक्शन और वो सारा कुछ तो एयरपोर्ट पर नहीं था। तो इसलिए जो फॉर्मल रिसेप्शन हुई उस पे जो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात है कि अगर ये लोग चाहते तो जारी बात है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अगर चाहते तो फॉर्मल रिसेप्शन एयरपोर्ट पे भी कर सकते थे, दैट कुड हैव बीन पॉसिबल, और उनको वहीं पे खुद भी वेलकम कर लेते। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर भी किया होगा, बट ऑब्वियसली आपको पता है इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में कोई एक पॉइंट तो नहीं होता जिसपे आदमी बेस करे अपना ओपिनियन। लेकिन चाइनीज जो हैं वो ऑब्वियसली ऑफेंडेड तो हैं अमेरिका से। जैसे मैंने कहा, उनके 2 एलाइज को अमेरिका ने टारगेट किया है, चाइना को खुद टारगेट किया है। अभी बल्कि परसों तक तो एनवीडिया का जो सीईओ है जेनसन वोंग, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप लेके भी नहीं आ रहे थे। वो लास्ट फॉर 24 आवर्स में जेनसन वोंग का नाम डाल के उसको जो है वो इंक्लूड किया गया, क्योंकि वो एनवीडिया की चिप्स जो हैं वो अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना में बिकें। तो वो लेकिन आज एग्रीमेंट हो गया कि 10 चाइनीज फर्म्स को इजाजत दे दी गई कि वो एनवीडिया की चिप्स खरीदें। तो मतलब कि एक लग रहा है कि एक रही बात है, एक ऑनगोइंग रिफ्ट तो है दोनों के दरमियान। और वो क्या था, वो एक मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा कि बड़े मशहूर फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि जब भी व्हेनेवर a rising power is confronted against the established power, the result is always conflict. तो राइजिंग पावर जो है वो चाइना है और एस्टैब्लिश पावर यूनाइटेड स्टेट्स है। तो जारी बात है जीरो सम गेम तो होती है ना, जो एक का इन्फ्लुएंस जहां गेन होगा वहां दूसरे का इन्फ्लुएंस लूज होगा। चाहे जितना ही डिप्लोमेटिक टर्म्स में आप कह लो, इनकी आपस में एक तरह से कोल्ड वॉर तो चल रही है, जिसको कि चाइना डाउनप्ले करने की कोशिश कर रहा है, बट एट द सेम टाइम चाइना की इंटेंशंस आर वेरी क्लियर, दे वांट टू बी द सुपीरियर पावर इन द वर्ल्ड। सो वो लेकिन चाइना का ये है कि वो उसको उस तरह से खुल के और उतना ब्लेटेंटली जो है वो अपनी इंटेंशंस शो नहीं करता। अमेरिका वो शो करता है, बिकॉज अमेरिका इज द रेनिंग पावर। तो वो चाह रहे हैं कि अपनी पोजीशन को मेंटेन करें। तो ये जो इसमें एक और पॉइंट रेज़ा साहब ने उठाया, गैस पाइपलाइन का पाकिस्तान ईरान, तो अगर सी पैक के पाकिस्तान ने डेवलप करने हैं नदीम साहब, यहाँ पे वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और फिर जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, और अगर चाइना ने अपनी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को रीलोकेट करना है, जैसे उन्होंने कोई 5-6% वियतनाम में की है, तो उसके लिए तो फिर बिजली की प्राइसेस लो होना, सारा रीसेट होना पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ चाहिए, और उसके लिए फिर ये ईरान की गैस बहुत क्रिटिकल है उस मामले में। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ पेशरफ्त होगी इसमें? तो फिर पाकिस्तान, सी पैक, ईरान, एवरीथिंग फिगर्स। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल होगी, एंड होपफुली चाइना विल बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट कि ये जो गैस पाइपलाइन है ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, बट इन द लॉन्ग टर्म चाइना के इंटरेस्ट के लिए भी ज़रूरी है। इसमें थोड़ी सी एक मैं बात आपको ऐड कर दूं कि आपको पता है कि चाइना ने एक बहुत बड़ी कंसेशन की है टू द अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो, जो कि एक्चुअली बैंड हैं चाइना को एंटर करने से। तो क्योंकि उनके अपने वो सिस्टम में उनका नाम मार्को रूबियो के नाम से बैंड है, वो आ नहीं सकते। वो जब सेनेटर थे तब से उनको बैन किया हुआ उन्होंने, तो उन्होंने उनका नाम चेंज करके उनको एंटर करने दिया है इनटू चाइना। एंड नाम जरा सोचिए क्या रखा होगा उन्होंने। नाम उन्होंने उनका रखा है मार्को लू। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इसकी बेसिस पे उनको वहां पे एंट्री मिली है मार्को रूबियो साहब को। सो चाइना तो कंसेशंस दे रहा है और होपफुली वो आगे से कंसेशन लेगा भी। तो क्या कंसेशंस लेंगे अमेरिका से? कैसे कंसेशन? वो कंसेशंस बेसिकली आई थिंक अपने एलाइज को मद्देनजर रखते हुए लेंगे, क्योंकि उनकी जिस तरह पाकिस्तान है और पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपने खुद ये भी बताया कि सी पैक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंसेशन वो लेंगे। दूसरा, ताइवान पे वो कुछ बहुत पेशरफ्त करना चाह रहे हैं, जो कि रूबियो साहब ने
जो उनकी स्टेटमेंट में तो नहीं आया, लेकिन रूबियो साहब ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहीं कहा है, एंगेजमेंट विद द प्रेस की, जी हमारी ताइवान पे डिस्कशन हुई है। तो उनके लिए इस वक्त ट्रेड टॉक्स जो कि वो कर रहे हैं विद द अमेरिकन और ताइवान, ये दो बेसिक इश्यूज हैं जिसको वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं। ईरान इज देयर एज एन इशू बट नॉट एज द प्राइमरी इशू। ये उनका फोकस ज्यादा अपने मसाइल पे है। सो साहब, ये जरा ट्रेड इश्यूज पे आप बात कीजिए, ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी है कि क्या ये जो ट्रेड वाला मामला था, ट्रेड एंड टैरिफ का, फिर उनकी फर्टिलाइजर और उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी मसला है, वो अमेरिका से इनके यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आती हैं, इनके यहाँ से फर्टिलाइजर जाती है, फिर वो एआई काउंसिल का मामला है। तो नंबर ऑफ थिंग्स ऑन द इकोनॉमिक साइड एंड ट्रेड साइड, इस पे बताइए कि ये कैसा मामला आपको। अमेरिका, क्योंकि अमेरिका और चाइना दे आर द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स बेसिकली। तो इस वक्त जो पहली चीज जो आई थिंक चाइना चाहता है वो ये है कि इनका कोई वर्किंग स्टेबल रिलेशनशिप आए आपस में ट्रेड के अंदर, क्योंकि जो अनप्रिडिक्टेबली इस वक्त आ रही है टैरिफ्स एंड सैंक्शन से, वो चाइना चाहता है कि किसी तरह कम की जाए। दूसरी चीज उनको इम्पोर्टेंट, जिस तरह नदीम खान साहब ने कहा कि ताइवान के इशू के ऊपर वो चाहते हैं कि अमेरिका का जो स्टांस है वो थोड़ा सा सॉफ्टन अप हो और थोड़ा कंसेशन दे चाइना को अमेरिका, और थोड़ा सा अपनी बातों में रिस्ट्रेंट शो करे। दूसरी चीज इसमें शायद वो ये चाहते हैं कि जो अमेरिकन आर्म सेल्स हैं टू ताइवान, वो भी थोड़ी रिड्यूस की जाए। इसके साथ साथ चाइना बिल्कुल चाहेगा कि अमेरिका और चाइना जो हैं वो इकोनॉमिकली डीकपल ना हो, क्योंकि जो ट्रेड वॉर चल रही है, आप देखें किस तरह एआई की फील्ड के अंदर जो हार्डवेयर है उसमें दोनों मुल्क डीकपल हो गए हैं एक दूसरे से। तो जिस तरह नदीम साहब ने कहा कि जेसन हुआंग को वो पहले ले जा ही नहीं रहे थे, तो ये जो इकोनॉमिक डीकपलिंग है ये दुनिया के लिए बड़ी नुकसानदेह है। बिकॉज अगर वो दो डिफरेंट सिस्टम्स आपके कंप्यूटराइजेशन एआई में आ जाएंगे तो दुनिया डिवाइड हो जाएगी आपस में, और कॉस्टली भी बहुत है। क्योंकि आपको पता है इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी को जो मेनली ड्राइव कर रही है वो एआई कर रही है। इसके बाद आई थिंक कि इसमें जो ज़्यादा फायदा चाइना को ये है कि वो अपना ग्लोबल स्टेचर बढ़ाना चाहता है। कि ट्रंप आया अमेरिका और चाइना ने उसको होस्ट किया, और अमेरिका इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि चाइना इज़ फाइनली नाउ ग्लोबल एक्टर, और वो ग्लोबल एक्टर के तौर पे एज अ स्टेबल ग्लोबल एक्टर एक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ आई थिंक कि बेसिकली चाइना ये चाहता है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना के बारे में अमेरिका ना सोचे, क्यों वो मोस्टली जो अमेरिकन रेटरिक है कई सालों से वो दैट इज अबाउट कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो चाइना ये चाहता है कि रादर देन दिस रेटरिक, इस रेटरिक को कोऑपरेशन के रेटरिक के ऊपर तब्दील किया जाए किसी तरह। और इन चीज़ों से पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली फायदा होना ही होना है। आप देखें कि चाइना में बहुत सारी प्रेशर्स आए हैं इकोनॉमिक, जो कि अमेरिका में नहीं आए ड्यू टू एआई बूस्ट। चाइना में आप देखें जो उनकी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है BYD, वो पिछले साल से इस साल 20% सेल उनकी रिड्यूस होगी, 20 से 25% डोमेस्टिक सेल्स। दैट इज अ वेरी बिग नंबर। दिस शोज कि दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स जो उधर लोग हैं। तो ऑब्वियसली चाइना इतना बड़ा मुल्क है और इतने लोग हैं उधर कि वो अपने सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑन देयर एजेंडा, विच इज टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी, ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी रखें, और अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वो किसी भी तरह कम ना हो, सैंक्शंस रिड्यूस हों और ट्रेड बढ़े इनकी आपस में। तो आई थिंक ये उनका प्राइमरी एम है। और ऑब्वियसली सेकेंडरी एम में पाकिस्तान, ईरान और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। ऑयल तो वो देखें जितनी देर उन्होंने सस्ता लेना था वो ले लिया, अब उनको सस्ता ऑयल नहीं मिलेगा, तो वो उनको जहाँ से खरीदेंगे वो मार्केट रेट पे ही मिलेगा। उनको बड़ी हिट नहीं लगती बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी फॉरेन एक्सचेंज में। तो वो 70-80 बिलियन डॉलर की हिट है उनकी पर ईयर। अगर वो मार्केट रेट के ऊपर ऑयल परचेज करें तो आराम से कर लेंगे। आई डोंट थिंक दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। यस, अब इसमें जो लेट्स मूव इनटू अ मोर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। ये जो मीटिंग हो रही है
डॉक्टर साहब, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो सारी बनी थी कि जी कंटेनमेंट ऑफ चाइना की वजह से, जो भी हजरत साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, फिर क्वाड बना, इंडिया को सारी कंसेशंस दी गई, इन्वेस्टमेंट की गई, इंडस्ट्री बनाई गई। पिछले 20 साल पर वी नो व्हाट हैपेंड इन लास्ट 20 इयर्स, स्पेशली 9/11 के बाद इन्हें खिला पिला के मोटा किया गया। और अब अगर इनका मामला सेट हो जाता है आपस में, चले 50% भी सेट हो जाता है चाइना और अमेरिका का, तो फिर इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो जीरो हो गई। ये क्या करेंगे? India is actually looking for a role at this time. बड़ा इंडिया की पोजीशन जो है ना, I would hate to be one of the policy makers in India right now. Or what's equally worrisome is that out of its frustration, it may vent its frustration in form of an offensive against Pakistan, because Indians is a बड़े ये ना, they are like a coiled spring. उन्हें पहले तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से एक हज़ीमत उठानी पड़ी है, और उसके बाद उन्हें जो है वो जो पिछले 1 साल से प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ कर रहे हैं, और अब ये चाइना वाला मामला शुरू हो गया है। तो अब चाइना के साथ रिलेशंस यूनाइटेड स्टेट्स अपने इम्प्रूव कर रहा है, नॉट टू मेंशन के जो इंडिया के स्मॉलर नेबर्स है साउथ ईस्ट एशिया में, वो भी इंडिया के साथ से दे हैव आल्सो एलियनेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। सो मतलब काफी एलियनेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम इंडिया। तो वो उस वजह से काफी जो है ना चीजें वो हुई हैं, क्या कहते हैं, इंडिया के लिए मुश्किल हुई हैं। And I think Indians are in a pretty tight spot right now. They have made a lot of effort to put themselves in that tight spot. ये तो खुद ब खुद थोड़ी हो गया, ये तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने आप को लेके गए हैं यहाँ पे। नदीम साहब, I think they overreached, लेकिन then I'll let Nadeem comment on that. अच्छा डॉक्टर साहब, नहीं आप जरा इस पे अपना जी प्लीज डॉक्टर ऑलिंजर। नहीं, मैं ये कहूंगा कि हाँ, they did overreach. उन्होंने they were too big for their shoes. वो ब्रिक्स में और क्वाड में अपने आप को वो कंसिडर करने लग गए थे कि we are equivalent to the bigger larger powers. और not just that, उन्होंने जो किए हैं काम covert operations किए in the Western world, that has really put them out of favor with the West. So yeah, आपकी बात सही है, they've tried very hard to be in this position and they've been hugely successful. So as you sow, so shall you reap. आप भुगते हैं। क्या पोजीशन लग रही है इंडिया की आप? इंडिया के सिलसिले में ये कहना चाहूंगा, इस वक्त थोड़ी सी मुसीबतें उनकी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ब्रिक्स की वो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस चल रही है शायद इंडिया में, तो वहाँ पे इंडिया एंड यूएई आर एट वन साइड और जितने बाकी ब्रिक्स के बाकी मेंबर हैं वो दूसरी साइड पे खड़े हैं रिगार्डिंग द ईरान यूएस इजराइल वॉर। क्योंकि इंडिया के गले में फंसी हुई है बात, वो नहीं कहना, मतलब सेंश्योर करना चाहते इजराइल को किसी भी सूरत में। सो और इसी तरह यूएई भी है। सो वो वहाँ पे थोड़ी सी जो लीडर बनना चाहते थे, वो प्रॉब्लम उनके लिए है। लास्ट टाइम भी आपको पता है, जो लास्ट भी हुई थी आई थिंक एक ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस, उसमें भी कोई जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आई थी। उसपे भी इंडिया और यूएई ने ब्लॉक किया था उस डिक्लेरेशन को। हाँ जी हाँ, मैं वो ये भी कहना चाहता कि इज्जत साहब ने कहा था कि जी वो चाइना जो है वो भी मीडिएटर के तौर पे आएगा, बट नोइंग एंड स्टडीइंग द चाइनीज पीपल फॉर सो लॉन्ग एंड द गवर्नमेंट, उनकी जो पॉलिसीज हैं, दे वुड रादर वांट कि पाकिस्तान ही आगे फोर फ्रंट पे रहे और वो जो भी करें एट द बैक एंड ही करें, और वो पाकिस्तान को ही बूस्ट अप करेंगे इस सिलसिले में और बैकअप करेंगे कि पाकिस्तान शुड बी द मेन लीड नेगोशिएटर, चाहे बिहाइंड द सीन्स चाइना ही सब कुछ मैनिपुलेट करे। तो ये इतनी जो इज्जत कर रहे थे डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप नरेंद्र मोदी की जो इतनी इज्जत की है उन्होंने पिछले साल में, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में की है कि अब मुझे खुद जाना पड़ रहा है चाइना कि मैं मामला समेटूं जो तुमने गंद डाला है 20 साल। हाँ नहीं, मुझे लगता है, बिकॉज देखिए आप एक बात नोटिस करेंगे, और वो ऑपरेशन बनियानो मरसूस के बाद तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैसे ही चाइना की तबीयत काफ़ी ठीक की, लेकिन उससे पहले भी
जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं वो चाइना शुरू की में नहीं, मोदी की तबीयत ठीक थी। सॉरी, हाँ मोदी की, सॉरी इंडिया की, हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी मैं शायद गलत लफ्ज निकल गया। तो वो पिछले साल से तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे, आपको याद है कि इन्होंने सिलिकॉन वैली के वो H1B वीजास के ऊपर कितना शोर डाला था कि जी ये इंडियंस आके ले जाते हैं सारे। तो इनका शुरू से ही जो स्टांस रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, मुझे लगता है कि उनके जो फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स थे, उन्होंने सेकंड टर्म इन ऑफिस में उन्हें पहले उनके साथ जो उनका जो भी पॉलिसी उन्होंने बनाई वो यही वो उसमें वो था कि वी आर नॉट गोइंग टू बी एज कॉर्डियल टुवर्ड्स इंडिया एज वी वर इन हिज फर्स्ट टर्म इन ऑफिस। सो वो तो शुरू से लग रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो इस इरादे से आए हैं कि इंडिया के साथ जो है जरा इस बार रवैया, there will be a change in his tone and overall demeanor. और we saw that on a number of occasions। अब तो मेरे ख्याल में कोई 100 से ज्यादा ऐसे मौके आए हैं जहां पे उन्होंने खुल के इजहार किया है अपने जज्बात का इंडिया और मोदी के लिए। तो और इंडिया ने बल्कि कोशिश भी की है by warming up to the Israelis, इन्होंने ट्राई किया कि थ्रू द इजराइल चैनल भी अमेरिका को मनूवर किया जाए। हाँ जी, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है इनका। तो पाकिस्तान के लिए ये जो मीटिंग है ये कितनी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि पाकिस्तान ने तो हमेशा अमेरिकन कैंप में रह के अमेरिकन लाइन टो की है, और अब अगर चाइना इज बिकमिंग एट पार विद द यूनाइटेड स्टेट्स, तो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स, तो इस्लामाबाद वाले तो अभी भी अमेरिका के ही गीत गाते हैं, वहीं पे सर धुनते हैं जाके अपना। तो what could be the implication for the policy makers in Pakistan? डॉक्टर साहब, आई थिंक ओवर द इयर्स, स्पेशली जब से हमें ये ट्रम्प साहब की पिछली एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन साहब के ज़माने से भी, जब से बिल्कुल ही पाकिस्तान को इन्होंने नुकरे लगा दिया था अमेरिकनों ने, वी वर नॉट गेटिंग एनी एड, वी वर नॉट गेटिंग एनी आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो कि हमें पहले मिला करते थे, एंड वी वर जस्ट रिलाइंग ऑन चाइना, एंड चाइना की वजह से ही हम ये जो है बुनियादी महसूस में हम कामयाब भी हुए मार्का हक में। सो पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स मस्ट हैव बिकम मोर, एंड आई एम श्योर दे हैव बिकम मोर प्रैग्मेटिक, और वो दोनों साइड खेलना जरूर चाहेंगे, लेकिन दे नो इन द लॉन्गर रन उनकी जो समझ लें कि बका इसी में है कि वो चाइना की तरफ झुके और चाइना की तरफ से ही अपने आप को कुछ एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अमेरिका लॉन्ग रन में पाकिस्तान को बैकअप नहीं करेगा। अगर लॉन्ग रन में बैकअप नहीं करेगा तो वो पाकिस्तानी रूलिंग एलीट को नहीं करेगा, कि पाकिस्तानी स्टेट को नहीं करेगा। दैट इज द लाइन वी नीड टू ड्रॉ। इसमें तफरीक करना हमें जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो पाकिस्तानी स्टेट को नहीं करेगा जी, बिकॉज अब रूलर्स तो आते जाते रहते हैं ना। पहले बाइडेन साहब के जमाने में हमारे कुछ और रूलर थे, इन द सेकंड ऑन द फर्स्ट ट्रम्प जो प्रेसिडेंसी थी उसमें इमरान खान साहब थे, और फिर इसी तरह इस वक्त जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, और ट्रम्प साहब के फेवरेट फील्ड मार्शल भी हैं। सो द लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग बट द स्टेट रिमेन्स देयर। तो वो जो भी ताल्लुकात होते हैं वो स्टेट टू स्टेट होते हैं, खासतौर पे अमेरिकन के। दे डू नॉट केयर अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप्स इन द लॉन्ग टर्म, दैट आई मीन। शॉर्ट टर्म पे इस वक्त तो बहुत मोहब्बत है लीडर्स के साथ, लेकिन लॉन्ग टर्म में दे विल ओनली लुक एट स्टेट टू स्टेट रिलेशंस। यस डॉक्टर औरंगजेब, ये पर्सनल रिलेशंस अमेरिकन के साथ नहीं मैटर करते जैसे नदीम साहब कह रहे हैं, इसलिए कि अमेरिका की एक कह लेना कि जो सैटेलाइट स्टेट रही है गल्फ में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो बड़ी वहां से भी इन्फ्लुएंस होती रही है, वहां से जाके हिदायत लेते रहे हैं ऑन अ नंबर ऑफ मैटर्स। तो इफ द अमेरिकन स्टेचर गोज डाउन और ईरान का स्टेचर ऊपर चला जाता है गल्फ में, तो बोथ सऊदी एंड अमेरिकन स्टेचर विद रिड्यूस्ड स्टेचर, तो ये तो काफी दिमाग में इनके फॉग बन गई होगी कि अब हम आगे कैसे देखें। जी, Pakistan has actually been pulling off a very delicate balancing act in a very I would say it's almost enviable how well they have pulled off this delicate balancing act between the United States and China,
and now between Iran and Saudi Arabia, not to mention Iran and the UAE, जिनकी इस वक्त जो है वो जिस पंजाबी में कहते हैं इट कुत्ते का वहर है आपस में आजकल, सो इसलिए ईरान और यूएई के साथ, दोनों के साथ जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ताल्लुकात ठीक रहे। उसमें यूएई ने हमें भी रगड़ दिया, अपना कर्जा वापस मांग लिया, सो ये बड़ा एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट, एंड सो फार पाकिस्तान सीम्स टू बी पुलिंग इट ऑफ, एंड आई थिंक इट इज पुलिंग इट ऑफ फॉर टू रीजंस. Reason number one is China, and reason number two is Pakistan itself. China is reason number one because Chinese seem to be letting Pakistan carry on with the United States without raising much hue and cry over it. वो जो चाइना की नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच है वो हमारे लिए इट्स अ ब्लेसिंग कि हम, चाइना चूंकि शोर नहीं मचा रहा कि भाई तुम अमेरिका के साथ क्यों दोस्तियां बढ़ा रहे हो, तो हम भी दोस्तियां बढ़ाई जा रहे हैं. अमेरिका जो है वो वक्तन फवक्तन शोर मचाता है, जिस तरह वो उसके ऊपर सीपैक के ऊपर उन्होंने शोर मचाया एक जमाने में, और फिर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे भी उन्होंने शोर मचाया. तो पाकिस्तान जो है वो फिर उस शोर को बर्दाश्त भी कुछ बर्दाश्त करता है, कुछ एब्जॉर्ब करता है, और मामलात आगे चली जा रहे हैं. हम भी शायद अब वक्त के साथ ढीठ हो गए हैं. हमने भी कहा है कि यार अमेरिका सुनता है हमारी तो ठीक है, नहीं सुनता तो कर ले जो करना है, हम अब देखी जाएगी, हमने तो अपना इंटरेस्ट देखना है. तो हम भी कुछ थोड़े एजर्टिव हो गए, स्पेशली आफ्टर बुनियानो मरसूस, उसके बाद हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हमने अपनी पोजीशन एजर्ट की है, ईरान खड़ा हो सकता है उनके सामने तो फिर हम भी खड़े हो सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है. लेकिन ये डायनामिक्स डिफरेंट है ना, ईरान खड़ा हो सकता है लेकिन हम नहीं खड़े हो सकते. ये हमें, हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस बात का अंदाजा है कि ईरान खड़ा हो सकता है लेकिन हम नहीं खड़े हो सकते, बिकॉज ईरान भी खड़ा क्यों है, हमारी डायनामिक्स डिफरेंट है ना. मैं उधर ही आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं उधर ही आ रहा हूँ. वो डायनामिक्स देखे ना जो इस वक्त चल रहा है हमारे यहाँ, जरा शिफ्ट कर जाते हैं ना अपनी डायनामिक्स पे. जो इस्लामाबाद में इस वक्त बातें हो रही हैं, 28वीं तरमीम की सुनाएगी जी 21 जून को ये बिल पेश हो जाएगा, डिस्कशंस हो रही हैं. तो पता नहीं कौन सा ड्राफ्ट डिस्कस कर रहे हैं बैठ के, और कौन सा पेश होगा और कौन सा अप्रूव होगा, वी डोंट नो नदीम खान साहब. और उसके अंदर ये एक पिंकी एपिसोड भी आ गया. एवरीथिंग इज लिंक्ड. बिल्कुल जी, पाकिस्तान में कोई चीज आइसोलेशन में नहीं होती. बिल्कुल, पाकिस्तान में सर कोई चीज आइसोलेशन में नहीं होती. देयर आर ऑलवेज मैनी फैक्टर्स बिहाइंड द सीन जो किस चीज को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. ये अभी तो वेट एंड सी है पिंकी साहिबा वाला जो भी एपिसोड है, और वो तो द ज्यूरी इज आउट कि एक्चुअल रीजंस क्या हैं. बट आपकी बात सही है कि अंडरटोन्स एंड अंडरकरंट्स डू पॉइंट टू दैट साइड, लेकिन इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन. देखिए, हमारी, आपने खुद ही कहा है, हमारी फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा है, चाहे वो सेक्रेटेरियन हो, चाहे वो हमारे बलूचिस्तान के इश्यूज में जो चल रहे हैं उनमें हो, या वो टीटीपी की वजह से हो. सो वी आर मोर वनरेबल देन ईरान, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा है, डॉक्टर औरंगजेब ने, कि हम उस तरह स्टैंड अप नहीं कर सकते बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट, स्पेशली अमेरिका के अगेंस्ट, बिकॉज हमारी फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा है. सो एज फार एज द पॉलिटिक्स है कंसर्न, आप डॉक्टर जफर साहब, आपकी नजर बहुत ज्यादा गहरी है हमसे ऑन द लोकल पॉलिटिक्स. इनफैक्ट व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन टू अस कि ये एक्चुअली आपके जहन में क्या है कि ये क्या हो रहा है. देखिए, हमारे पास तो जो इंफॉर्मेशन आती है और हम कोशिश करते हैं कि वो क्रेडिबल सोर्सेज से आए. तो कल हमारे साथ कराची के एक रिपोर्टर थे, ही इन्वेस्टिगेटेड दिस मैटर वेरी वेल. उन्होंने बताया कि जी ये मैडम जो है पिंकी साहिबा, ये लाहौर से गिरफ्तार हुई थी 2 मई को. फिर इन्हें कराची ले जाया गया, फिर इनको वहां पे एक किसी SHO को तलाश किया गया. लोग राजी नहीं हो रहे थे इनको वहां गिरफ्तारी शो करने पे. कोई साहब एग्री कर गए. फिर एक फ्लैट का इंतजाम किया गया जहां पे ले जाके इनको वो सारा गिरफ्तारी का सारा पार्ट इनेक्ट किया गया, और फिर ये हुआ. तो सवाल ये उठता है कि लाहौर से गिरफ्तार हुई या पंजाब के किसी इलाके से हुई, वी डोंट नो.
बट ऑफ कोर्स पंजाब, तो पंजाब ने इसमें क्यों कार्य खैर में हिस्सा डाला, उनको वहां क्यों पहुंचाया गया, फिर जरदारी साहब के साथ इस बात को क्यों जोड़ा जा रहा है, 28वीं तरमीम, फिर 243 आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट, ये बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। डॉक्टर औरंगजेब से पूछते हैं कि ये सिनेरियो क्या, हाउ डू यू कनेक्ट दीज डॉट्स डॉक्टर साहब? आई थिंक जहाँ तक पिंकी वाली बात है वो मे बी परहैप्स वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट। जब ये हुआ तो मेरे माइंड में यही आया कि बस ये एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा अगेंस्ट पीपीपी, लेकिन मेरा ख्याल है इट माइट जस्ट बी अ रेड हेरिंग, इट माइट जस्ट बी अ कोइंसिडेंस, बिकॉज देखिए प्रेशर पॉइंट्स अगर पीपीपी के आर्मी ने एस्टैब्लिशमेंट ने अगर करने हैं तो वो उनके पास पहले ही फाइलों पे फाइलें भरी हुई हैं, उन्हें एक पिंकी की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी उनको प्रेशराइज कर सकते हैं। तो आई थिंक वो ये पिंकी वाली एपिसोड माइट जस्ट बी इट्स अ शेयर कोइंसिडेंस के एट द सेम टाइम वो पिंकी वाली मोहतरमा जो है वो काबू आ गई और चीज फोर फ्रंट पे आ गई। तो ये पंजाब से गिरफ्तार करके ले जाने में तो ये कोइंसिडेंस नहीं लग रहा, तो उससे हमें होता है कि वी हैव टू रीड अ लिटिल डीपर इनटू इट। पंजाब से गिरफ्तार करके कराची, But I think you should take that information with a pinch of salt because आज मरियम नवाज ने ऑर्डर किया है कि ये जो पिंकी वाली एपिसोड है इसका इन्वेस्टिगेट करें कि कोई पाकिस्तान पंजाब में भी लिंक्स हैं कि नहीं, और सीसीटी हैज ओपन्ड अ फाइल ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन। सो अगर ये पंजाब जी अगर ये पंजाब से गिरफ्तार हुई होती तो फिर ये बात ना होती कि सीसीटी जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर रही है, फिर तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी होके फाइल तैयार होके पड़ी हुई थी जिसके बेसिस पे उसको अरेस्ट किया गया, और वो फाइल जो है वो मैडम मरियम के सामने रख दी जाती कि मैडम ये हमें पता है, अब आप देख लें, बता दें क्या करना है। तो ये मेरा नहीं ख्याल, आई एम नॉट श्योर ये जो इंफॉर्मेशन है कराची में तो जो हो रहा है ना, दो चीजें और हो रही हैं कराची में इन साहब। एक तो लियारी एक्सप्रेस वे नैब ने कर लिया मामला, ये डॉक्टर साहब। दूसरी चीज है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बहुत सीरियस कोई वहां पे मसाइल हैं, वहां की कोई अफसर हैं या कोई लोअर ग्रेड के ऑफिसर हैं जिनके 4 बच्चे फर्स्ट आ गए, यानी कि बिल तरतीब कुछ ऐसा भी किस्सा हुआ है, ऐसी बात भी सुनने में आई है। फिर एफडब्ल्यूओ ने कराची की डेवलपमेंट के काम एफडब्ल्यूओ ने संभाल लिए हैं, और क्या क्या पता। सो ये चीजें हुई हैं वहां पे। अब जरा इस हवाले से देखें कि ये चीज कहाँ फिट होती है उसमें, और उसमें जो वहां के सेक्टर कमांडर हैं उनके भी यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको भी कहीं फ्रेम किया जा रहा है ये रेंजर्स को कि ये यहाँ से सारे मसाइल के पीछे ये लोग हैं, ऐसी बातें उनकी तरफ से वो उधर शिफ्ट कर रहे हैं। अब बताएं कैसा लगा? जी डॉक्टर साहब, हमारे बड़े अच्छे जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इज्जत, वो तो लगता है लोड शेडिंग की नजर हो चुके हैं, सो वील ट्राई टू फिल इन दैट गैप। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो कुछ हो रहा है सर ये आइसोलेशन में नहीं है, लेकिन जहां तक देखें जब कोई प्रेशर डालना होता है तो किसी भी प्रोविंस पे डाल लिया जाता है। आपको याद होगा जो रिंग रोड बन रही थी पिंडी की, उसके ऊपर भी इसी तरह की चीजें ही निकल आई थी और प्रेशराइज करने के लिए जाहिर है की गई होंगी। ये भी है, पाकिस्तान में स्कैम्स तो आपको पता है 24 घंटे ही चल रहे होते हैं, सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी आल्सो कि सिर्फ आइसोलेशन में स्कैम ही हो जिसको इन्होंने अनकवर कर लिया है। बट वो सारी चीजें इकट्ठी होकर थोड़ी सी उसकी पॉलिटिकल अंडरटोन्स लग रही हैं, जिस तरह कि आपने डिफाइन किया अभी थोड़ी देर पहले। सो इट इज वेरी पॉसिबल कि सारे डॉट्स इंटरकनेक्टेड हैं और जो 28वीं तरमीम के साथ कहीं ना कहीं जाके इनका कोई ना कोई ताना बाना जरूर मिलता है। जो है ना कोई ताना बाना तो मिलता है। आपने मुझे कहा था कि मैं शेयर करूं, इसलिए मैंने ये चीजें जो पॉइंट्स मेरे सामने लिखे हुए थे कागज पे मैंने पढ़ के सुना दिया आपको कि ये चीजें इस डेस्क तक पहुंची हैं। और जाहिर है कि जिन लोगों ने ये बातें की हैं वो फील्ड में काम करते हैं, प्रोफेशनल रिपोर्टर्स हैं,
तो उनके भी अपने सोर्सेज होंगे। तो डॉक्टर साहब फिर लेट्स कंक्लूड द डिस्कशन टुडे। अगर ये जी डॉक्टर साहब, जी ये क्वेश्चन ये है, आप जिक्र कर रहे थे पंजाब से गिरफ्तार होने का, ये पिंकी साहिबा का, तो विच वाज द अरेस्टिंग एजेंसी? वाज इट FIA, वाज इट द नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, और वाज इट द सिंध पुलिस? ये कंफर्म नहीं है, लेकिन IB का कहीं कोई इसमें सुनने में आ रहा है, बट वी आर नॉट रियली श्योर। तो आई वुड नॉट लाइक, हाँ डेढ़ से है उसमें, because IB would be not the agency to be actually handling this. नहीं, अगर तो IB क्रिमिनल एक्टिविटी है तो IB का तो ताल्लुक क्रिमिनल एक्टिविटी से, वी डोंट नो, लेकिन कुछ IB की एक्टिविटी सुनने में आ रही है। अब जाके IB तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, वो तो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, राइट। तो अब चलिए, अगर इस मामले को कंक्लूड करना हो तो दो चीजें आज हमने डिस्कस की है। एक तो ये चाइना वाला, फिर चाइना की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, चाइना अमेरिका रिलेशंस की, इंडिया पे, पाकिस्तान पे, इलाके के दूसरे मुल्कों पे, और एक पाकिस्तान की अपनी डायनामिक्स है। यहाँ पे एक पावर प्ले अब स्टार्ट हो गया है। तो कैन वी से रिगार्डलेस ऑफ वट एवर हैपन्स टू दी 28th अमेंडमेंट और 18th अमेंडमेंट, कि जो इस वक्त कोलिशन है और जो सेटअप बना था ये 2024 में, दैट सीम्स टू बी फॉलिंग अपार्ट, or maybe not as strong as it was? Again, this coalition was never a natural coalition. It was cobbled together to keep PTI out of power, or it will stay together until the powers that be wanted to stay together. And the day they want to rip it apart, they will do that with no. Have they decided to rip it apart? हाँ, if they decide to rip it apart, because ये भी कहा जा रहा है कि अगर PPP नहीं मानती तो फिर जो PMLN के, सॉरी PTI के जो हैं मेंबर्स, उनको यूज करके जो है वो एक वो जिस तरह वो लफ्ज यूज किया गया जो एक बार बिलावल ने किया था, ब्रूट फोर्स यूज करके इस अमेंडमेंट को पास कराया जा सकता है अगर PPP नहीं भी मानती। तो ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है, फिर PTI के लोगों को हम यूज करेंगे और माइनॉरिटीज और जो छोटी जमातों के उनको इकट्ठा करके इस अमेंडमेंट को पास करवा लेंगे। और PPP अगर एज अ होल नहीं करती तो PPP के कोई ना कोई टर्न कोर्ट्स या PPP के कोई ना कोई तो मेंबरान जो है ये तोड़ के उसको पास करवा लेंगे। तो कोई रियायत तो PTI वाले भी मांगेंगे ना जी, उसके जवाब में कहेंगे कि मतलब गोल फेंकते हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी। PTI वाले आई थिंक दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिमांड टू मच। वो शायद पर्सनल गेन कोई ले ले, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो आप देख ही रहे हैं कि PTI के विद इन PTI कितनी वो फ्रैक्शंस बन गई हैं। वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एज अ पार्टी एक यूनिफाइड फ्रंट पुट अप करके कोई कंसेशंस लें। हर इंडिविजुअल अपने लिए कोई ले ले तो ले ले।